दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन 124 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी बंद हो चुका है। परसेंटेज में देखिए तो आधे परसेंट की मंदी है। 2668 के आसपास की क्लोजिंग है और 2652 का लो है, यानी अपने लो के आसपास की क्लोजिंग है। 180 तक चल गया था निफ्टी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है और 180 के नीचे जाके यानी 68 के आसपास आके निफ्टी बंद होता है, जो कि आधे परसेंट की मंदी है। निफ्टी बैंक ने निफ्टी से बड़ी गिरावट को दिखाया। मिड कैप में और बड़ी गिरावट है, स्मॉल कैप में और बड़ी गिरावट है। लार्ज कैप कंपनीज नीचे है, मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा नीचे है। इट मीन्स ब्रॉडर मार्केट की गिरावट थी। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे, मैक्सिमम सेक्टर्स नीचे आज देखने को मिला है। इट मीन्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट आज देखने को मिली होगी। साथ में देखिए दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं। एक दिन हमने देखा था, कल परसों की बात है, कि एआई कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आई थी और उसके अगेंस्ट में आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग की थी। आर्टिकल्स में हमने ये देखा कि एआई कंपनी के स्टॉक गिरे बबल बर्स्ट होने की चिंता की वजह से, तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज में बाइंग की गई। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो पैटर्न है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक दिन का मजाक है जो मार्केट ने किया है इन्वेस्टर्स के साथ में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। आज के दिन हुआ क्या है, एआई कंपनी के स्टॉक्स भी गिरे, साथ में आईटी कंपनी के स्टॉक्स भी नीचे गिरे हैं। अब देखिए दोस्तों, पैटर्न क्या है डाउ जोन्स का। क्लोजिंग पैटर्न है आपके सामने, 386 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी 1% की मंदी है। स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पे बातचीत की थी, एनवीडिया की रिजल्ट अच्छी आने की खुशी के अंदर डाउ जोन्स में अच्छी तेजी बनी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एकदम से डुबकी यहाँ पे लगी, वो तेजी भी खत्म हुई, उसके बाद में 1% नीचे आके बंद हुआ। इसके बाद में नैस्डैक की भी सिचुएशन सेम है, 486 पॉइंट्स की मंदी है, 2% का क्रैश है। ये भी आई थिंक 3% ऊपर था, उसके बाद में 0 हुआ, उसके बाद में 2% नीचे आके बंद हुआ। फैंग को भी देख लेते हैं, तो ये भी 2% की मंदी के साथ में बंद हो चुका है। क्या रीजन है इसके पीछे का दोस्तों? रीजन है एनवीडिया। जिस स्टॉक की वजह से मार्केट ऊपर था, वो स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद में यूएस मार्केट भी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नंबर्स अच्छे थे, ईपीएस बीटन बाय 3%, लेकिन कोई बहुत ही बड़े परसेंटेज के साथ में बीट नहीं था, इन लाइन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी, स्टिल कंपनी का स्टॉक नीचे आके बंद हुआ। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि नैस्डैक और जो डाउ जोन्स है वो नीचे गिरे, क्योंकि एनवीडिया का जो स्टॉक है उसमें गिरावट देखने को मिली। अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट कैसे हो गई? क्योंकि सब कुछ ठीक था, नंबर्स अच्छे देखने को मिले थे, तकरीबन 5% के साथ में तेजी मिली, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसके थे। जो इस कंपनी के सीईओ है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी, रीअश्योरेंस इन्वेस्टर्स को दिया कि डिमांड है इसकी चिप्स को लेकर, आगे चल के भी अच्छा काम आएगा, आगे चल के भी अच्छे रिजल्ट हम पब्लिश करने वाले हैं। स्टिल कंपनी का स्टॉक नीचे जाके बंद हो गया। साथ में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि यही कंपनी का स्टॉक नीचे जाके बंद हुआ, इससे पहले और भी जो एआई कंपनी थी जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर थी, उनके स्टॉक्स नीचे जाके बंद हुए थे, जिसमें नेम्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले गिरावट हुई ऑरिकल में, उसके बाद में एएमडी में और उसके बाद में एनवीडिया में। यहाँ पे आपको मैं चार्ट बता देता हूँ। ऑरिकल तकरीबन 7% के साथ में नीचे आके बंद हुआ, और एएमडी की बात करें तो तकरीबन 8% की मंदी के साथ में ये बंद हो चुका है। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको कहा था कि एआई बबल डेफिनेटली बर्स्ट नहीं हुआ है एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे आने की वजह से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बबल है, जो हाई वैल्यूएशन मिली है कंपनी को, वो जाएगी नहीं। आज हो सकता है नहीं जाए, हो सकता है अगले क्वार्टर में नहीं जाए, हो सकता है 2-3 क्वार्टर में नहीं जाए, हो सकता है 1 साल में नहीं जाए, लेकिन कभी तो आपको ये बबल बर्स्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये मार्केट का नियम है। जो भी एक्स्ट्रा चला है, चाहे फिर वो डिफेंस कंपनीज हो, रेलवे कंपनीज हो, 2020 के बाद में आईटी कंपनीज हो, या फिर और भी काफ़ी सारी कंपनीज या कैटेगरीज होती हैं, आना नीचे है, एक करेक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। मार्केट अभी भी थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि नंबर्स अच्छे तो हैं बट इतने कुछ खास अच्छे नहीं है कि 20% के साथ में ईपीएस में से, लेकिन ठीक है। मार्केट ने उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अपना डर दिखाया और नीचे जाके स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है। आगे चल के देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न बनता है। आज के दिन तो मतलब कल के दिन तो पैटर्न आपने देख लिया कि किस तरह का पैटर्न था। स्टार्टिंग के अंदर ग्रीड थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट की बुकिंग होना शुरू हुई। साथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिससे पहले स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो जब वो इवेंट हो रहा होगा ना, या उससे पहले स्टॉक नीचे आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है।
ग्रो के अंदर भी अपन ने देखा कुछ और कंपनीज है जिनके रिजल्ट अच्छे आने की खुशी में स्टॉक चले थे, एकदम से डबल भी हो गए थे, लेकिन उससे पहले आने के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो क्वेश्चन ये बन जाता है कि निफ्टी में अब क्या, इसकी वजह से क्या निफ्टी नीचे जाएगा? रिवर्सल देखने को मिला है। सो वैसे पैटर्न को देखें हम बिना लाइंस के सिंपल तरीके से, तो अभी भी निफ्टी बुलिश है, अप ट्रेंड के अंदर है। सेकंड आप देखोगे तो इस रेसिस्टेंस को निफ्टी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे स्टडी की थी जिसमें यहाँ पे हमने देखा निफ्टी तकरीबन 4% के साथ में ऊपर था, यहाँ पे 6% के साथ में ऊपर था, तो ओवरऑल 5% हम बोल सकते हैं। अभी निफ्टी तकरीबन 3% के साथ में ऊपर चला है, तो क्या 2% निफ्टी का गैप अभी बाकी है क्या कंप्लीट करने के लिए? वो आगे चल के देखना होगा। तो ठीक है, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। और क्यों गिरे स्टॉक्स, प्रॉफिट बुकिंग के कारण, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में अपनी जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक भी नीचे गिरे थे, क्योंकि डिपेंड करती है वो एनवीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। सो अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको मिलनी चाहिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो। गोल्ड खरीदने के दो तरीके होते हैं, फिजिकली और एक हम बोल सकते हैं नॉन फिजिकली। अब उसके अंदर भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर आप बॉन्ड के थ्रू गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए गोल्ड खरीद सकते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल गोल्ड के अंदर। क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो के अंदर भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं डिजिटल गोल्ड खरीद रही हूँ तो क्या अच्छा है या फिर नहीं। तो उसका आंसर मैंने आपको दिया था कि फॉर शॉर्ट टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि ये रेगुलेटेड नहीं है, सेबी का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड, ये इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि कोई 15 रुपये का गोल्ड खरीदना चाहता है तो भी खरीद सकता है, इसके अंदर फ्रैक्शंस में वो मिलता है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबी ने बोल दिया है कि कोई भी नया रूल अभी तक हम नहीं लाए हैं, और आगे भी हो सकता है शायद ये रूल नहीं आए कि हम इनको सिक्योर करके चलते हैं, इनको रेगुलेट करके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेबी ने बोला है कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो ईटीएफ खरीदो, या फिर जो भी ट्रेडेबल गोल्ड सिक्योरिटीज़ है वो खरीदो। उसके अलावा जो कुछ भी आप खरीदते हो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं है। ईटीएफ आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो देख सकते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे सेबी ने कही है। अब देखो, इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि जो आपका गोल्ड है वो फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट स्टोर्ड है, जिसका पता नॉर्मली नहीं लगता है। आपका जो भी गोल्ड है ना उसको इंश्योरेंस मिल चुका है, जिस भी कंपनी के थ्रू आप खरीदते हैं, चाहे वो पेटीएम हो या फिर वो फ़ोन पे हो या फिर वो गूगल पे हो। ये सभी कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर आती हैं, लेकिन उसके अंदर सेबी साहब बोल चुका है कि हमारी कोई भी रेगुलेटेड सेवा नहीं है या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। सो इसकी वजह से आज के दिन आपने नोटिस किया होगा, देखो एक और पॉइंट, कि आप खरीद लेते हैं गोल्ड डिजिटली और कोई प्रॉब्लम हो गई तो सेबी तो अपने हाथ खड़े कर देगी, लेकिन स्टिल आपको जीएसटी तो पे करना पड़ रहा है सरकार को, आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देनी है, तो फिर ऑब्वियस है ना, फिर उस जगह पे हम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे कम से कम सेबी का कंट्रोल हो या फिर रेगुलेशंस हो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है गोल्ड तो ईटीएफ बेस्ट है, कि मार्केट में खरीदा कुछ टाइम बाद आपको लगा कि बेचना है तो बेच दो। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। यही दो चीज़ें हैं जो कि ले सकते हैं। अब देखो, आज के दिन गोल्ड एंड सिल्वर को गिरना था, वैसे 2% के साथ में सिल्वर नीचे गिरा। गोल्ड ने लेकिन क्लोजिंग दी है 0.25% तेजी में, क्योंकि ये जो कमेंट्री आई है सीबी की तरफ से उसका इम्पैक्ट पड़ा है ईटीएफ के ऊपर। यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। साथ में अगर आप देखोगे तो सिल्वर का चार्ट कुछ ऐसा है कि वापस से अपने सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार जब सपोर्ट टेस्ट करता है कोई भी स्टॉक या ईटीएफ उसको वीकनेस बोलते हैं, और जो इसका हाई है वो भी अब नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सो वीकनेस अभी के समय यहाँ पे देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट पे था, उससे थोड़ी सी बाइंग आती हुई देखने को मिली है। तो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा बनेगा गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन पैसा कम बनेगा सिल्वर के कंपैरिजन में। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ कंपनीज को देखते हैं, कुछ न्यूज़ आई है बड़ी।
तो वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, टेक्निकली फंडामेंटली भी चेक करते हैं कंपनीज को। कोटक महिंद्रा बैंक स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया है 1:5 का, और इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक शेयर है तो उसके बदले या उसकी जगह आपके पास में टोटल 5 शेयर्स हो जाएंगे। और ये आई थिंक तकरीबन 15 साल बाद अपने स्प्लिट को लेकर आ रहा है। 2010 के अंदर आई थिंक इसने किया था, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और साथ में अगर आपको डेट चाहिए कि कब ये होगा, तो वो अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले अप्रूव होता है, जो कि हो चुका है, और डेट जब भी आएगी मैं आपके साथ में उसको शेयर कर दूंगा। अब देखिए, खरीद के बैठने वाला स्टॉक ये नहीं है। काफ़ी टाइम से हमने देखा इसके अंदर कोई बढ़िया तीजी नहीं बनती है। तीजी बन जाती है, 20% की भी बनती है, 30 की भी बनती है, 15 की भी बनती है। डिपेंड करता है कि स्विंग कितना छोटा बड़ा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इनमें प्ले करने वालों के ही पैसे बन रहे हैं। फिलहाल हमने इस क्वार्टर में रिजल्ट देखे जो कि ठीक थे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये स्विंग देता है तो 7% का केवल गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है ग्रू। स्टॉक ने आज क्लोज किया न्यूट्रल। ओपनिंग में स्टॉक पहुंच गया था 7% ऊपर, लेकिन जैसे इसके रिजल्ट आए स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरता गया। 51 का पी रेशो है, 1 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप अभी इसका हो चुका है। रिजल्ट आपके सामने है, इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 12% के साथ में वाइनोवा बेसिस में बढ़ चुका है। रेवेन्यू गिर चुका है 10% के साथ में। सो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वाइनोवा बेसिस में इतने कुछ खास अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और कुछ अपडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि टोटल ट्रांजेक्टिंग यूजर्स कितने हिट हो चुके हैं, 19 मिलियन, जो कि 27% अप है वाइनोवा बेसिस में। ये बहुत अच्छी बात है। टोटल कस्टमर एसेट पहुंच चुकी है 3 लाख करोड़ के आसपास, जो कि 33% का जंप दिखाता है, बहुत अच्छी बात है। जिसमें म्यूचुअल फंड अकाउंट करता है 53% ऑफ टोटल कस्टमर की एसेट को, यानी म्यूचुअल फंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है इसके कस्टमर्स के अंदर। सो ये सब चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर देख चुके हैं। उसके बाद में रिएक्शन आपके सामने है। स्टॉक टीजी में था, लेकिन स्टिल कंपनी का स्टॉक कुछ खास नहीं कर पाया। सो कल मैंने आपको कहा था कि ये तो टॉप है इसका, यहाँ पे बॉटम है, तो ये काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न अभी इस समय बन चुका है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके सामने है सिचुएशन। अब देखना ये पड़ेगा कि अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा। आपको क्या लगता है इस नंबर को देखते हुए स्टॉक को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, आगे चल के किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं? चाहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल का 2 वीडियो आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।